ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम और रात गए की इस नशिस्त में आपका आना मुबारक हो। रात गए की ये नशिस्त ज़रा एक बार फिर दबिस्तान उर्दू को खोले देती है। 1021 यादेश बखैर गज़नवी के हमरा आने वाली फ़ौजों ने लाहौर की फसीलों को पानी किया और यूँ लाहौरी पराक्रतों से अरबी फ़ारसी की मुलाकात शुरू होती है और एक नई ज़बान की दाग बेल डलती है। ये तो रहा उर्दू ज़बान की इब्तिदा का किस्सा, लेकिन अगर मुस्तनद उर्दू गज़ल की रिवायत को देखिए तो बात कोई 1720 में वली दक्कनी के कलाम के दिल्ली आने पे खुलती है। अगर उर्दू गज़ल की मुस्तनद तारीख़ को 1720 से देखना शुरू कीजिए तो सारी कहानी गोया 300 साल की है। और ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि ज़बान उर्दू का रंग, इसका उसलूब, इसका मुहावरा, इसका अंदाज़ उर्दू गज़ल ने तय किया है। और 300 साल के अंदर अंदर ज़बान इस सजे हुए तरीक़े से हमारे पास आई है कि आप आज उर्दू के मिजाज को इश्क का, तारीफ़ का, तहज़ीब का, तमद्दुन का लहजा कह सकते हैं। तो सोचिए तो कि वो कैसे कैसे मीनारे नूर होंगे कि जिन्होंने इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में ऐसी मुस्तनद रिवायत कायम की। इस रिवायत में जहाँ खुदाए सुखन मीर तकी मीर का नाम है, इस रिवायत में जहाँ दर्द की कहानी ख्वाजा मीर दर्द सुनाते हैं, जहाँ गालिब सा सब पे गालिब आ जाने वाला शायर है, वहीं इस क्लासिकी तहज़ीब का आखिरी इस्तारा वो है कि जिसे हम दाग दहलवी के नाम से याद करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की नशिस्त दाग के नाम। तूर क्यों खाक हुआ, नूर तेरा नाद न था, नाज था हज़रत मूसा से, वो दीदार न था, और हमी चूँकि गबे दिल काबिले इजहार न था, बात में यार ये बिगड़ा कि वो याद न था, और आसमां पाँव पड़ा है कि क़यामत ज़ालिम, यूँ तो चलता हुआ फितने रफ्तार न था, और दिल का सौदा और इस गम्माज से और ऐसी जगह दाग, वो अंजुमने नाज थी, बाजार न था। ख़वातीन हज़रात, दाग पे गुफ्तगू और दाग की शायरी अपने ज़माने के एक ऐसे लहजे और एक ऐसी आवाज़ से कि शोला से लपक जाए है। आवाज़ तो देखो। ये सब कुछ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, रात गए की इस बड़ी दिलचस्प सी नशिस्त में कि जिसमें ज़रा हम कुछ शायरी से बात करते हुए ज़बान के मुहावरे की जानिब जाएं और देखें कि कैसे कैसे शख्सियात ने इस चमन उर्दू की आबियारी की है। और इसमें आज गुफ्तगू हज़रत दाग दहलवी से मुताल्लिक़, नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी, जिन्हें बुलबुल हिंदुस्तान कहा गया, दाग के जो मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के भी उस्ताद हैं शायरी में, उनके बारे में गुफ्तगू। और अगर उस्ताद के बारे में गुफ्तगू है तो फिर उस्ताद ही गुफ्तगू करेगा। जनाब असग़र नदीम सैयद के अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की ड्रामा निगारी की तारीख़ होगी तो एक बाब असग़र नदीम सैयद हैं। अगर पाकिस्तान फ़िल्म की बात होगी तो 34-35 निगार अवार्ड्स के साथ एक दबिस्तान असग़र नदीम सैयद हैं। लेकिन असग़र भाई हम सब के उस्ताद हैं, इसलिए कि भले फ़नून लतीफ़ा की बात हो, भले तहज़ीब की बात हो, भले अदब की बात हो, हम सब के उस्ताद असग़र नदीम सैयद। असग़र भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा दाग दहलवी, क्या दिलचस्प बात है। मैं असग़र भाई इब्तिदा में कह रहा था कि
कि अगर हम उर्दू शायरी की बाकायदा रिवायत की बात करें तो वो वली दक्कनी से शुरू होती है, और वली दक्कन से आया था। वली दक्कन से उसका कलाम दिल्ली पहुंचा तो उर्दू क्लासिकी गज़ल सामने आती है, और उर्दू क्लासिकी गज़ल का आखिरी इस्तारा दिल्ली से दक्कन जाके दफन हुआ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है। सो असगर भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि दाग, वली से दाग तक उर्दू गज़ल की कहानी क्या है? हमारी तहजीबी ज़िंदगी का सारा दारो मदार चंद बातों पे टिका हुआ था। उनमें सबसे अहम शेरी रिवायत थी, और वो भी गज़ल की। तो ये जिन फासलों का आपने ज़िक्र किया है, ये फितरी फासले हैं कि नशोब व फराज उस दौर का एक खासा था, और उसमें गज़ल के मुख्तलिफ दबिस्तान थे, मुख्तलिफ इलाके थे, जिसमें हैदराबाद, दक्कन बहुत ही ज़रखेज़ और बहुत ही शानदार गज़ल की रिवायत का आगाज़ है। और उसमें ख़ुद जो बादशाह वक्त थे, उनमें कई शायर थे। कुली कुतुब शाह, बहुत बड़ी कुतुब शाही डायनेस्टी का इतना बड़ा शायर, और फिर सिराज औरंगाबादी। तो ये एक बहुत बड़ी रिवायत। फिर उन्होंने शेरी परवरिश भी की और नसर की परवरिश भी की। हज़रत निज़ाम के ज़माने में कितने बड़े स्कॉलर्स, मौलवी अब्दुल हक तक, और फिर उसमें जैसे आपने दाग का जिक्र किया, इन लोगों ने वहाँ रेजिडेंसियाँ ली और इन लोगों ने वहाँ बड़ा काम किया। अच्छा, और मैं कहीं देख रहा था कि मौलाना मौदूदी ने भी उसी इलाके में, जोश साहब भी और मौदूदी साहब ने तो अदब में भी। खैर, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक भरपूर तहजीबी सरोकार इन ज़मानों में मौजूद है, और ख़ास तौर पर दिल्ली का जो दबिस्तान है, लखनऊ का, और उसमें जो गज़ल की रिवायत तफक्कुर से लेकर और एहसास तक उसमें जो तजर्बे हुए, वो मैं समझता हूँ हमारी तहजीब का असासा है। और अगर आज तहजीब को डिफ़ाइन किया जाएगा तो गज़ल के बगैर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आपने मुझे इंट्रो दे दिया है, क्योंकि मैंने आज जो आपके साथ इस महफ़िल में इसका रंग उभारने, इसको निखारने के लिए हामिद अली खान साहब का नाम बैन ही इस हिसाब से आएगा कि आज अगर गज़ल गायकी में आपका मकाम, पटियाला घराना, राग अपनी जगह मुस्तनद, लेकिन जिस सलीक़े से गज़ल आप खान साहब सुनाते हैं वो आप ही का खासा है। और असगर साहब ने बात कह दी कि उर्दू ज़बान की आबरू उर्दू गज़ल है, और अब ये आबरू आपके हाथ में है। हाँ साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? ठीक है। आज हम दाग पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मुतमन्नी है कि हम आपसे दाग की गज़लें सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर, इंशाअल्लाह। असगर भाई, 1831 सद पैदाइश है दाग का। अच्छा, जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो काफ़ी जिसे कहते हैं अनकन्वेंशनल है, और उसमें बहुत नशेब व फराज है। तो 13 बरस की उम्र तक, 14 बरस की उम्र तक दाग कई सदमात से गुजर चुके हैं। वो जो दाग का शेर है कि जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने, वो इस कहानी में भी कहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रा इस कहानी से इब्तिदा। देखिए, उनके वालिद को अंग्रेज़ फ्रेज़र के कत्ल में, विलियम फ्रेज़र, और उनको फांसी की सज़ा हुई। अच्छा, साहब भी बड़े कैरेक्टर इनका रंगीन था विलियम फ्रेज़र का। अजीब एक सानिया। और अजीब बात यह कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को भी अंग्रेज़ों ने फांसी की। तो हमारी जो अदब की तारीख़ है या हमारी तारीख़ है, बहुत सारे मुअर्रिख़ जो हैं वो इतने बड़े वाक़यात के बारे में ज़्यादा खामोशी अख्तियार करते हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि कॉलोनियल पीरियड की वजह से वहाँ पर जो तारीख़ लिखी जा रही थी उसमें भी बहुत सारे नशेब व फराज हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं मिसिंग। तो बहरहाल इन्होंने किला मोहल्ला में तरबियत भी पाई, रिहाइश भी हुई। मिर्ज़ा फ़खरू से इनकी वालदा की शादी भी हुई जो कुछ देर चली, और फिर बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं। लेकिन असल चीज़ हमें ये देखना है कि मिर्ज़ा गालिब का ज़माना गुज़र चुका है,
और गालिब की के ज़माने के दरमियान ये परवान चढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं और इनकी तरबियत में गालिब का ज़्यादा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तरबियत में जो हिस्सा है वो ज़ौक़ का है और ज़ौक़ को ही उन्होंने अपना उस्ताद माना। तो उस्तादी और खल्लाकी दोनों का इम्तिजाज दाग लेके आए हैं और इसीलिए आपने देखा कि सबसे ज़्यादा शागिर्द उनके हैं जी, हज़ारों की तादाद में, और शागिर्द भी ऐसे हैं जिन पे उनका रंग चढ़ा हुआ है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आप को। लेकिन आपका जो सवाल है वो ये है कि ये किला मोहल्ला के गिर्द की जो तहजीब है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि अंग्रेज़ आ चुका है 1857 में और अंग्रेज़ के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अंग्रेज़ तालीम को तब्दील कर रहा है, अंग्रेज़ तालीमी निज़ाम दे रहा है, अंग्रेज़ हमें अपनी उर्दू ज़बान को आसान करने के लिए लिंगुआ फ्रैंका की शक्ल अख्तियार करा रहा है और जो उस वक्त के लिखने वाले हैं वो सारे अंग्रेज़ की सोच के ज़ेरे असर हैं। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए और उसमें दाग आ रहे हैं। तो दाग ने फिर अपना अलग एक उस्तादाना स्टाइल ऐसा दिया कि जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। तो मैं समझता हूँ कि जो तहजीबी अमल उस वक्त शुरू हो चुका था उसमें से दाग निकला है और इसीलिए ये आखिरी शोला है जो दिल्ली की शमा से हमें महसूस हो रहा है। ये तो वो है जो जब बच्चे के तहजीबी शऊर ने आँख खोली होगी तो उसने अपने अतराफ़ के माशरे को देखा होगा। लेकिन एक दरसगाह तो वो है कि जो माँ की आगोश है और जो दाग की वालिदा का सरापा जैसे शम्स साहब के नावल से उभरता है या जैसे तारीख़ उसको दिखलाती है, वो अपने ज़माने की एक बहुत प्रोग्रेसिव औरत के तौर पर है कि जो गालिब के साथ नशस्त कर रही है, जो विलियम फ्रेज़र के साथ नशस्त कर रही है, नवाब शमसुद्दीन वाली झरका और लाहौरू से उसके मरासिम हैं और उनकी नौकरी में, लेकिन ख़ुद उसका अपना शेरी ज़ौक़ और उसका अपना लिसानी फैलाव ऐसा है कि सबसे पहला जो दरसगाह हमें लगती है कि जहाँ से ये तहजीब और तमद्दुन और ये ज़बान और ये मुहावरा लेके निकले हैं, तो वो तो फिर वज़ीर ख़ानम के किरदार को फ़ारूक़ी साहब ने फिक्शनलाइज किया जी और उसको फैलाया है और उसमें दरअसल उनकी जो नुक्ता नज़र था ना वो उसके ज़रिए से पूरी दिल्ली की उस तहजीब को बेनकाब करना चाहते थे और उसकी डिटेल्स को और उसके बहुत सारे शेड्स को, और उन शेड्स में पॉलिटिकल शेड भी है क्योंकि अंग्रेज़ का आना ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। हमारी तहजीब के बहुत सारे जो निशान हैं उनको एक तरह से मिटाने का भी अमल है उसमें। तो ये कोई आसान दौर नहीं है, ये बड़ा मुश्किल दौर है। तो दाग की शायरी में अगर आपको निशातिया अनासर नज़र आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि दाग देख नहीं रहा कि उसके इर्द गिर्द क्या उखाड़ पछाड़ है और क्या कुछ हो रहा है और तहजीब की जड़ें किस तरीके से छुपाई जा रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसने इनके असरात नहीं लिए, यकीनन लिए। वज़ीर ख़ानम के असरात भी उसके यहाँ हैं और उसके यहाँ जो एक आहंग है जो जिसमें कि वो निशातिया आहंग जिसको मैं कह सकता हूँ, उसकी वजह भी शायद इस तरह का माहौल है जिसमें वो, और उसमें मुशायरों की एक रिवायत है जी और उसके अंदर वो परवान चढ़ रहा है और ज़ौक़ से वो रोशनी ले रहा है और ज़ौक़ से वो एक तरह से अपना रिश्ता, ज़हनी रिश्ता उस्तवार कर रहा है। और ज़ौक़ आपको पता है कि मुहावरे बोलते हैं उसकी शायरी में और इनके यहाँ भी उसी तरह मुहावरे बोल रहे हैं। तो ये बराह रास्त असर ज़ौक़ का है, गालिब से नहीं लिया। गालिब के यहाँ तफक्कुर है और तफक्कुर के साथ खल्लाकी है, उस तरफ दाग नहीं गया। अगर कहीं थोड़ा सा दाग गालिब की उस रिवायत में आ जाता तो ये तो दो आदशा होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि क्या सबब है कि जब ज़ौक़ की वफ़ात के बाद किला मोहल्ला में बादशाह वक्त बहादुर शाह ज़फ़र ने भी गालिब को अपना उस्ताद कर लिया और बादशाह की इक़्तिदा में मिर्ज़ा फ़खरू जो सौतेले बाप हैं मिर्ज़ा दाग के, वो भी गालिब की शागिर्दी में आ जाते हैं, बावजूद दाग उनकी शागिर्दी में जाते नहीं। ये लेकिन हम बाद में सवाल रखते हैं। आपने मशायरों का जिक्र किया,
ख़ुद जो दिल्ली का उस वक्त का मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प सा है। एक तरफ अंग्रेज़ आ चुके हैं, मिर्ज़ा फ़खरू के साथ जो मुआहिदा चल रहा है वो ये है कि आपको वली अहद बना देंगे इस शर्त पे कि अब आप अपने आप को बादशाह नहीं कहलवाएंगे बल्कि सरदार ख़ानदान तैमूरिया कहलवाएंगे। किला मोहल्ला खाली कर देंगे, आपको एक हवेली दे दी जाएगी। लिटरली अंग्रेज़ डिक्टेट कर रहा है कि जो मुग़ल सल्तनत है उसका ख़ात्मा कैसे होगा। सो ये इस हिसाब से एक बड़ा ही इसमें पैथोस है स्टोरी में। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली मुर्गों की लड़ाइयाँ हैं, पतंगबाजी के मार्के हैं। नवाब शेफ्ता के घर पहला मुशायरा है जहाँ ये बहुत ही नौउम्र लड़का पहली गज़ल पढ़ता है और मुशायरा लूट लेता है। ये दो रंग कैसे हैं? अगर तो सल्तनत ख़त्म हो रही है तो शहर का मिजाज इंतहाई गमनाक होना चाहिए। यहाँ तो शहर रौनक पे है। नहीं है गमनाक, यानी ये एक जवाल की घड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहादुर शाह जफ़र का जाना, उसका कैद हो जाना और किला मोहल्ला का दरबार मौकूफ़ हो जाना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा जवाल है और इसके असरात हैं। और इसके असरात आपको गालिब के खतूत में नजर आएंगे। जी जी। और गालिब के खतूत का हुज़निया लहजा और गालिब के की आखिरी दौर की गज़लें गम्माज़ हैं कि किस तरीके से असरात अंग्रेज़ के आने के हो चुके थे और उसमें खुशी का पहलू कोई भी कहीं नज़र नहीं आता। दाग दरअसल एक जिस लड़कपन से निकला है ना, तो उसने वो सारे रंग चढ़ाए हुए हैं अपने ऊपर। तो उसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली में हर चीज़ खूबसूरत है और बहुत अच्छा। तो वो एक दिल्ली के डूबने की मुख्तलिफ अलामतें मौजूद हैं। किस्सा गोई ख़त्म हो रही है, मीर बाकर अली ख़त्म हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिससे कि हमें लगता है कि तहजीबी। और दूसरी तरफ के अक़लियत पसंदी की एक तहरीक सर सैयद अहमद ख़ान एक साइंटिफिक तरीके से लेके आ रहे हैं। ये भी तो वही ज़माना है 1857 के बाद का, और अंग्रेज़ शेप कर रहा है आने वाले वक्त को और उसे पता है कि आने वाले वक्त की जो इंटेलेक्चुअल असास होगी वो किस चीज़ पे होगी। वो नेचुरली अंग्रेज़ी तर्ज़ तालीम पर होगी, नेचुरली अंग्रेज़ के बनाए हुए जो आर्कीटाइप्स हैं उसी के ऊपर होगी। तो इसलिए अंग्रेज़ बहुत जांफिशानी से काम कर रहा है। उसे मालूम है कि तालीम को कैसे तब्दील करना है, अंग्रेज़ी कैसे आनी है और अंग्रेज़ी तहजीब के असरात किस तरह आने हैं। तो ये सारा कुछ है। लेकिन दाग चूँकि अलूफ़ है, दाग चूँकि उस मेन स्ट्रीम हुज़निया लहर से निकला हुआ है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसके यहाँ ये क्यों इस तरह का लहजा है। अच्छा, आपकी बात में एक बड़ी बात वाज़ेह कर दी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने प्ले लिखा है, ड्रामा लिखा है, उसके एक एक्ट में सारे कैरेक्टर्स एग्जिट कर गए। एक वक्त है कि एक ही शहर है दिल्ली, उसमें एक तरफ गालिब का नाम है, एक तरफ मुस्तफ़ा खान शेफ्ता हैं, हकीम सदुद्दीन आरज़ू है, हकीम मोमिन खान मोमिन है, और फिर एकदम से सब खत्म है और एक नया से सीन शुरू हो जाता है। तो ये बाकायदा कोरियोग्राफ्ड लगता है कि एक नई ज़बान का आहंग। शमून इसमें ट्रांजिशन है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के ख़ात्मे के बाद जो दिल्ली उजड़ी है और उसके जो हालात हैं और जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है, यानी वो एक चैप्टर ऐसा है कि फांसियाँ लगी हुई जी शहर के अंदर और गालिब के खतूत से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगरचे गजेटियर्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा बाद में, लेकिन पहला डॉक्यूमेंट गालिब के खतूत है और उसमें उसने उस दहशत का जिक्र किया है, उसने उस तन्हाई का जिक्र किया है। उसने तो ये जब वो ख़त लिख रहा है तो पैरेलल दाग लड़कपन में है। तो ये देखना चाहिए कि एक तरफ जवाल के ये असरात हैं, एक तरफ वो किला मोहल्ला में या किसी भी जगह पर उसको वो महफिलें मिल रही हैं। तो वो उसका अभी वो सिन नहीं है जिसमें कि वो एक ताकुल की सीढ़ी पर चढ़े, तो वो अभी प्रोसेस में है। तो इसलिए उसकी नज़र इस बहुत सारे सिनारियों पे नहीं आ रही कि जिसमें गालिब भी एक जवाल शुदा सोसाइटी की अलामत बन रहा है। एक शम्मा रह गई थी सो वो भी खामोश है। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है तारीख़ का, और इसी वाक़े के नतीजे में जो कॉलोनियल सोच हमें मिली वो सर सैयद का दौर है। और इसलिए आप देखें कि हमने तारीख़ में भी बड़े घपले किए हैं।
हमने लखनऊ को नज़रअंदाज किया है कि तारीख लिखी जा रही है अलीगढ़ के लोग लिख रहे हैं या दिल्ली के लोग लिख रहे हैं। और मौलाना, ये मत भूलें कि मौलाना हाली की मुकदमा शेरो शेरी आ चुकी थी जी। जब दाग का कलाम आ रहा है, और मोस्टली जो उस किताब में एतराज़ात हैं वो लखनऊ के उन शायरों पे हैं जिनके निशातिया पहलू है, मामला बंदी है, तो वो दाग पे भी अप्लाई हो रहा है। तो एक तरफ तो हम इस तरह से ज़मानों को देखें तो तब हमें दाग के अंदर जो एक कहना चाहिए कि जो एक कलाम के क्राफ्ट मिलता है तो फिर हम उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। उस्ताद ने इतनी अच्छी तरह से कलाम का क्राफ्ट समझाया है कि अब अगर मैं हामिद अली खान साहब से कहूँ कि दाग की कोई गज़ल सुनाइए तो सुनने वाले को क्राफ्ट समझ में आएगा। आपका एतबार कौन करे, आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, आपका एतबार
दाग की शक्ल देख कर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। रोज का इंतजार कौन करे, आपका एतबार कौन करे, आपका एतबार कौन करे। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त जो जनाब दाग दहलवी के नाम है, उसमें एक बार फिर खुशामदीद। हमें दाग पढ़ा रहे हैं जनाब असगद नदीम सैयद। और भाई, वक्फ़े पे जाने से पहले हमें खान साहब ने दाग की गज़ल सुनाई। मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि इस नशिस्त में दाग की जितनी भी गज़लें खान साहब गा रहे हैं वो सब नई कॉम्पोजिशंस हैं, और मुजाहिद साहब ने ख़ास तौर पे ये तमाम कॉम्पोजिशंस इस प्रोग्राम के लिए की हैं। तो हस्ते दाग का एहसान ठहरा कि रात गए में इस बार हमने इतनी तो उर्दू की जो गज़ल गोई की रिवायत है और गज़ल सराई की रिवायत है, उसमें इतना इजाफा तो किया कि खान साहब की आवाज़ में हमें कुछ नई गज़लें मिल गई हैं। खान साहब आपकी असल में एक तो मुजाहिद बहुत अच्छी धुन बनाता है, इसमें तो कोई शक नहीं, और वो हमेशा यहाँ के प्रोग्राम्स के लिए नई धुनें लाता है जी। दूसरी बात कि दाग को बहुत गाया गया है जी। अच्छा, क्योंकि उसकी का कलाम गायकी के बिल्कुल उस पर पूरा उतरता है, तो इसलिए सब ने तकरीबन गाया है दाग को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गज़ल जो दाग को पहले गाया गया उससे मुख्तलिफ है जी, और यही इसका इम्तियाज़ है। अच्छा, खुद दाग को मौसीकी से बड़ा शगफ था, कुछ 4-5 रागनियाँ मुरत्तब की। असल में मुरत्तब क्या की, उस वक्त के जो राजे महाराजों के दरबारों में गवैये होते थे, शायर भी होते थे, तो इनका आपस में मेल मिलाप भी था। और दूसरी बात कि इनके फरियाद इश्क जो मसनवी है जी, वो जिसकी याद में लिखी उस गई पे है बात होगी, वही वो तो होगी, तो वो उस पे करेंगे जी। तो ये ताल्लुक फितरी था, क्योंकि महफिल आराई और उनके तहजीबी आदाब में ये चीज़ें शामिल थी। और हर दरबार के साथ मौसीकी का बड़ा गहरा रिश्ता था, और होना भी चाहिए था कि फ़नून लतीफ़ा को और कहाँ परवान चढ़ना था। नेचुरली वो एक फितरी जगह थी जहाँ शायरी, मौसीकी, बल्कि डांस जी तक और मुसव्वरी, ये 3-4 बड़े मीडियम जो थे वो उन दरबारों में परवान चढ़ रहे थे। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए दाग ने उससे भी फ़ायदा उठाया, फैज़ उठाया, और उसको मालूम था कि मेरे क्राफ्ट में गायकी या लयकारी की क्या अहमियत है। तो उसकी मोस्टली गज़लें लयकारी के आदाब के ऊपर पूरी उतरती हैं। अच्छा, एक तो ये कि उसमें ग़िनायत है, दूसरा दाग का वो जो आपने उस्ताद ज़ौक़ का जिक्र किया था कि वो मुहावरे से काम लेते थे, दाग के कई मिसरे और पूरे शेर जो हैं ज़रबुल मिसल है। ज़रबुल मिसल है। मतलब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, किसी का मुझको ना मोहताज रख ज़माने में, कमी है कौन सी या रब तेरे ख़ज़ाने में। और फिर ये कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, और फिर न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। अब ये सारे जैसे कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं, देखिए उधर जाता है या कि परवाना इधर आता है। तो ज़ौक़ ने तो बाकायदा मुहावरों के जो 2-2 मतालिब हैं उससे फ़ायदा उठाया है, और अपने गज़ल में एक तहकारी और पुरकारी
की कैफियत पैदा करने की कोशिश की और दाग का ये इम्तियाज था। और गालिब इसलिए उनसे मुख्तलिफ है कि गालिब ने ये सारी गिमिक्स नहीं की। नहीं की। उसके पास तफक्कुर का एक जी। अजीब इंटेलेक्चुअल जीनियस है, उस जीनियस से बाहर आ ही नहीं सकता। सो इसलिए जो आपका पहले सवाल था कि दाग उस तरफ क्यों नहीं किया, गालिब तक जाना बहुत मुश्किल है। उसका दायरा अलूम का दायरा है, फ़नून का दायरा है और आने वाले वक्त के विजन का दायरा है। तो गालिब तो आज मतलब दे रहा है जब हम ये कहते हैं कि गारत गरे नामूस ना हो, गर हवस से जर क्यों शाहिद गुल बाग से बाजार में आवे। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट उस वक्त कहाँ था? कहाँ था खजाने का? हवस से जर कहाँ थी? वो तो आज का मसला है। लेकिन गालिब तो हमें बता गया कि ग्लोबलाइजेशन किसी वक्त आएगी कि फूल कमोडिटी बन जाएगा, और ऐसा हुआ जी कि अब हर शय कमोडिटी है जी। हर शय बिकाऊ है, हर शय खरीदी जा सकती। सो गालिब तक पहुंचना उसके शागिर्द नहीं पहुंच सके, इसीलिए गालिब ने शागिर्द भी नहीं बनाए, चंद बनाए, जो भी बनाए तो वो तो शायर फिर बने ही नहीं। और वो भी बस भाई मेहदी हुसैन मजरूह, हरगोपाल तुफ्ता, ये जो भी थे, नवाब अलाई, बस वो वहीं तक रहे जी। और गालिब ने करीब आने भी नहीं दिया, क्योंकि गालिब तक पहुंचना भी मुश्किल। सो दाग के लिए सहूलत थी ज़ौक़ तक पहुंचना, और ज़ौक़ तो फितरी तौर पर था भी दरबार के साथ। तो यूं मुझे जो चीज़, जो मुहावरे का इस्तेमाल है और क्राफ्ट है, वो दाग ने लिया ही ज़ौक़ से। लेकिन उसके अलावा भी दाग के पास अपना बहुत कुछ है, जिसमें कि एक ख़ास किस्म की कैफियत है। तो ये कैफियत का शायर भी हमारे यहाँ बहुत कम लोग हुए हैं जो कैफियत के शायर हैं। तो ये कैफ और एहसास, इन दोनों की मजमुआ दाग है, और इसलिए उसकी गज़ल में आपको तरह तरह के कैफ वाले शेड्स मिलते हैं और तरह तरह के वो मोमेंट्स मिलते हैं जो इंसान की एहसास के साथ रचाव रखते हैं। तो तहजीबी रचाव इस एहसास के साथ दाग के यहाँ है। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये लफ्ज़ों से खेलना और ऐसे तहदारी मज़मून और एक लफ्ज़ को कई बार इस्तेमाल करके उसके मुख्तलिफ रुख दिखाना, ये जिसे आप जगलरी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ये हमें दाग के यहाँ बकसरत मिलता है। और आपने बेजा फरमाया कि गालिब के यहाँ हमें एक और स्टेज मिलती है। लेकिन क्या दिलचस्प बात है कि ख़ुद गालिब ने दाग के अशार की तारीफ़ की है। देखिए, गालिब जो था अपने ज़माने का, मैंने जैसे कहा, जीनियस था, तो उसकी नज़र हर चीज़ पे थी। उसकी नज़र अगर ज़ौक़ पे वो तंज़ कर रहा है तो उसे मालूम है कि मैं तंज़ क्यों कर रहा हूँ और इस तंज़ की मुझे सज़ा भी भुगतनी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। और फिर आप ये देखें कि बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी में जो तहजीबी तफक्कुर है वो गालिब की देन है। जो बहादुर शाह ज़फ़र की गज़लें जिसमें कि पूरा जवाल का नक्शा है, तो वो सब देन है गालिब की, वो ज़ौक़ की देन नहीं है। सो ये दाग को पसंद करना एक बिल्कुल और बात है, और दाग में उस्तादी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे मैंने कहा कि कैफ है, तो गालिब भी तो इन चीज़ों को जानता था कि खुद उसकी गज़लें जब गाई गईं उसके ही ज़माने में गालिब की, तो उसे मालूम था कि मौसीकियत क्या चीज़ है और सुर क्या चीज़ है, तो उसने दाग को सही पसंद किया। एक और तरफ अगर हम चलें, वो ये है कि दाग के शागिर्दों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, और उसी फहरिस्त में मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी हैं। आपने आगाज़ में बतलाया कि दाग ने सहूलत जानी ज़ौक़ की शागिर्दी करने में, कि वो अंदाज़ ज़ौक़ का हमें दाग के यहाँ छलकता लगता है। दाग का अंदाज़ दाग के शागिर्द पे छलकता हुआ नहीं लगता, सबब क्या है? हाँ, पहली बात तो ये है कि ज़ौक़ दाग की फितरी मीलान के बहुत करीब था, और दूसरी बात बड़ी अहम है कि आप जानते हैं इस बात को, ज़ौक़ बहुत पॉपुलर था। मुशायरे में ज़ौक़ के शागिर्दों की तादाद ज़्यादा थी, और ज़ौक़ के शेर गली गली
पहुंचे हुए थे। तो ये भी एक वजह थी कि वो मुतासिर था दाग कि मुशायरा ख़त्म होता है तो जो लोग जा रहे होते हैं वो उनकी ज़बान पे किसके मिसरे होते हैं, उनकी ज़बान पे ज़ौक़ के मिसरे होते थे। तो इसी से वो मुतासिर हुआ और उसने ज़ौक़ का दामन पकड़ा। बाकी रह गई बात इकबाल की। इकबाल खुद अपने वक्त का एक जीनियस है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। अब जब इकबाल ने दाग को से इस्लाह मांगी तो खतूत गवाह है कि दाग ने एक ख़त में उनको साफ कह दिया कि आज के बाद आप मुझे अपनी कोई चीज़ नहीं भेजेंगे। उसकी दो वजूहात थी। एक तो जो दाग के रंग में इकबाल ने गज़ल लिखी, ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी मगर वादा करते हुए आर क्या थी, ये दाग है। तो उसने पहचान लिया था कि मेरा शागिर्द मेरे इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकता। सिमाब अकबराबाद की आप देख लें, नूर नारवी देख लें, ये शायर वो लोग थे जो उसके असर में लपेटे गए और वो अपना रंग ना दिखा सके। सो दाग को नज़र आ रहा था कि मेरा ये जो शागिर्द है, बज़ाहिर तो ये शागिर्द है लेकिन असल में ये कुछ और है। तो उसने उसको वहीं रोक दिया कि मेरे रंग में नहीं रंगना, तुम्हारा अपना जीनियस है, उसको तुम देखो। और फिर बांगे दरा की पहली नज़्म क्या है, वो अल्लामा इकबाल के शेरी सफ़र का इस्तारा है और हमें बता रही है वो नज़्म कि इकबाल को किस बुलंदी पे जाना है। पहली नज़्म हमाला है, हमाला है फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है झुक के पेशानी को तेरी आसमां। तो नज़र हमाला पे है। तो जिस शायर की पहली नज़्म के पहले शेर में नज़र हमाला हो तो उसका सफ़र क्या होगा। उसने खुद तयन किया इकबाल ने कि मेरी मंजिलें और हैं, मेरे रास्ते और हैं और मेरे सरोकार और हैं। और फिर उसने, आप देख लें कि कुरान मजीद का एक एक मतलब अखज़ करके अपने कलाम में किस तरीके से उसने बरकत डाली और किस तरीके से उसकी मैनिफेस्टेशन की, वो एक अपनी जगह एक कमाल है। सो दाग का रोल इकबाल का तक वहीं तक रहा और उसके बाद वो सिर्फ उस्ताद रहा और इकबाल ने फिर अपना सफ़र अपने हिसाब से तय किया। जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े की तालीम लेके जा रहा है, अरबी का आलिम है, फ़ारसी का आलिम है और किस तरीके, और अंग्रेज़ी का भी, 4 ज़बानों में तालीम और तरबियत लेके जा रहा है। जर्मनी जा रहा है, इंग्लिस्तान, और वहाँ से पॉलिटिकल थॉट सीख के आ रहा है, फ़िलॉसफी सीख के आ रहा है, हिस्ट्री का इल्म सीख के आ रहा है। तो ये वो दायरे हैं जो इकबाल के बड़े दायरे हैं। दाग खुशकिस्मत है कि तारीख़ में वो इकबाल के उस्ताद के तौर पर है, ये खुशकिस्मत है। दाग के 4 दीवान हैं। एक गुलज़ारे दाग जो इब्तिदाई, महताब दाग है, आफ्ताब, एक मसनवी भी है, फरियाद इश्क जिसका जिक्र किया। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी यूँ लगती है कि एक तरफ एक बच्चा जो एक बड़े रंगीन माहौल में है, जहाँ साजिश है, जहाँ जहर बनाने की तरकीबें हैं, और अगर कई चांद थे सरे आसमां के ड्रामे में चले जाइए तो उसमें ये लग रहा है हर वली अहद जो है वो जहर खाने से मर रहा है, और विलियम मटकाफ अगर जीनत महल की बात नहीं सुन रहा है तो वो भी और उसकी बीवी भी जहर से मर गई हैं। और एक अजीब पुरस्रार ये जहर है जो दिल्ली में बड़ी नुमायाँ हैसियत का हामिल है, और दूसरी तरफ जो मशायरे हैं और मुजरे हैं। और लेकिन दाग की अपनी शख्सियत में कंट्रास्ट ये है, सारी ज़िंदगी शराब को हाथ नहीं लगाया, 5 वक्ता नमाजी हैं, लेकिन इश्क फरमा रहे हैं एक मुगय्यना से। अब बताएं, उस कल्चर का ये खासा था, पहली बात। दूसरा, हमारे अदबी मौरख़ीन जब तक शायर के साथ किसी रुमान को अटैच ना करें उसकी शख्सियत वो समझते हैं अधूरी है। गालिब के साथ डोमनी को लगा दिया गया, जी, याद है? जी, जी। तो पूरी फिल्में बन गई जी। ठीक है, उस एक छोटी सी हकीकत पे, हकीकत है या नहीं है, तो गालिब एक तरफ रह गया, डोमनी से उसका इश्क एक तरफ आ गया, जिसकी कोई इतनी बड़ी सदाकत कहीं तारीख में नहीं मिलती। इसी तरह
दाग के साथ भी हुआ, लेकिन दाग के साथ हो सकता है दुरुस्त हुआ हो कि वाकई उस वक्त की जो मुगैयना होती थी जी। उनका शायरी से भी तो शगफ होता जी, था, जी। बहुत सारी दाग से इस्लाह लेती थी। जी। एक बात, दूसरा उमराव जान अदा का किरदार आपके पूरा सामने है नहीं कि है बिल्कुल। कि वो खुद शायरा शायर थी। थी। अच्छा, फिर बहुत सारी ख़वातीन शायरात जो छुपी हुई थी वो भी तो इन्हीं से इस्लाह ले रही थी। बिल्कुल। सो मैं ये समझता हूँ कि दाग के साथ भी ये एक वाकया जोड़ दिया गया जो कि सच ही हो सकता है, क्योंकि उसने खुद उसकी याद में फरियाद इश्क लिखी और वो तो रिकॉर्ड है। तो हिजाब का तखल्लुस कैसे हिजाब की खातून? तो मसला ये है कि आखिर उनसे दोस्ती ना होती तो किससे होती? जाहिर है कि एक फितरी अमल है जिसमें कि आप शायरी वो भी गा रही हैं, शायरी आप फरमा रहे हैं, तो एक तालमेल तो बनता है। क्या यही सबब है? आपने मुझसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब आप मुझे दाग पढ़ा रहे थे तो आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था और बड़ा अहम था। वो खबीर मुझसे ख़ुदीम सैयद साहब ने कहा कि देखो, शायर की बायोग्राफी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई लिखा हुआ उसका कोई किस्सा या नावल हो। शायर की शायरी खुद उसकी सबसे बड़ी बायोग्राफी है। अगर आपका ये नुक्ता पकड़ लिया जाए और उसको ये हिजाब के वाक़े से मिलाया जाए, तो क्या सबब है कि हमें अब तक उर्दू शायरी में एक हज़्नो मलाल की कैफियत मिल रही थी, और कि जहाँ हिज्र का ज़माना था, जो माशूक़ है वो बेनियाज है, लेकिन यहाँ माशूक़ बहुत दीदा दलेर है, यहाँ विसाल की कैफियतें हैं। तो क्या सबब यही है देखिए, इस बायोग्राफी में? ये बायोग्राफी मैंने इन मानों में कही कि गालिब की पूरी ज़िंदगी के असरात उसकी शायरी पे हैं। गालिब की बायोग्राफी में तो खतूत भी हैं जी। तो किसी को बायोग्राफर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद गालिब के वाक़यात ऐसे थे जो सब लोगों को मालूम थे। तो इसी तरह फैज़ की पूरी शायरी उसकी बायोग्राफी है जी। कि जो कुछ फैज़ के साथ गुजरा, उनकी नज़मों के तो बाकायदा मौके मौजूद है कि ये किस मौके पे कही गई। आगा नासिर ने पूरी किताब लिखी जी। तो ये सब शायरों के साथ है। मैंने ऐसे नहीं कहा जैसे नावल निगारों के बारे में कहा जाता है कि उनका पहला नावल जो है तो बायोग्राफिकल होता है, तो ये गलत नहीं है, जाहिर है बायोग्राफिकल होता है। तो इसी तरह शायर भी अपनी बायोग्राफी शायरी में करता है। तो दाग ने अपनी शख्सियत अपनी शायरी में दिखा दी है, रख दी है कि मैं जिस माहौल से निकल रहा हूँ या जिस माहौल में हूँ उसमें ये निशातिया पहलू है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खां साहब, आपसे दरख्वास्त कि अब आप हमें दाग की कौन सी नई गज़ल सुना रहे हैं? मैं पेश कर रहा हूँ जी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। वाह, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगे, रंज की जब गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुमसे तू होने रंज की जब गुफ्तगू होने लगे, रंज की जब गुफ्तगू
चाहिए पैगाम पर दोनों तरफ चाहिए पैगाम पर दोनों तरफ लुत्फ क्या जब दो बदू होने लगी रंज की जब गुफ्तगू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू अब के मिल कर देखिए क्या रंग अब के मिल कर देखिए क्या रंग फिर हमारी जुस्तजू होने लगे रंज के जब गुफ्तगू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू दाग इतराए हुए फिरते हैं आज दाग इतराए हुए फिरते हैं आज शायद कि आबरू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू होने लगे आपसे तुमसे तू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू होने ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त, मिर्ज़ा दाग दहलवी की शायरी और गुफ्तगू जनाब असगरुद्दीन सैयद साहब से। भाई बहुत सी चीज़ें हम समझते जा रहे हैं। जो मुहावरे का इस्तेमाल है दिल्ली का, वो ज़ौक़ के यहाँ से आया है। जो रंगीन मिजाजी है वो जो दिल्ली का उस वक्त का माहौल है जिसमें परवान चढ़े हैं। अब जो तहज़ीबी असर है उस पर गुफ्तगू करते हैं और इस पर मैं आपके सामने ये अर्ज़ रखूँ कि एक तरफ तो किला मौला दिल्ली का जो बहादुर शाह ज़फ़र का अहद है वो बच्चे ने देख रखा है, फिर इनकी खाला रामपुर में ब्याही गई हैं और ये वालिदा को लेकर, और वो इनकी सास भी थी।
ये रामपुर आ गए। रामपुर के बारे में बड़ी दिलचस्प बात ये कि दो दबिस्तानों का जो मिलाप है वो हमें रामपुर के यहाँ मिलता है, इसलिए कि एक अभी नेटफ्लिक्स ने सीरीज़ शुरू की है, वो बड़ी दिलचस्प है कि ये जितने राजवाड़े थे इनमें क्या खाने खाए जाते थे, उसके ऊपर वो बनी है। वो रामपुर के बारे में ये कहते हैं कि जब 1857 का गदर हुआ तो मुग़ल बावर्ची खाने के जितने बावर्ची थे उन सबको नवाब रामपुर ने रातों रात निकलवाया और अपने यहाँ बसा लिया। और दूसरी तरफ जब 10 अक्टूबर 1856 को जनरल ओटिरम ने सल्तनत अवध को जब्त कर लिया और लखनऊ उजड़ा, तो उस रात को जब लखनऊ से उसके बाला खाने उजड़े हैं और वो ख़वातीन निकली हैं, तो वो सब ख़वातीन के काफ़िले जौक दर जौक रामपुर आए हैं। सो रामपुर का जो तहज़ीबी संगम है वो बड़ा दिलचस्प है, उसमें लखनऊ भी झलकता है, उसमें दिल्ली भी झलकता है और यहाँ पर दाग का ससुराल है। तीसरा पड़ाव इससे निकल के दाग का जाता है निज़ाम दक्कन। पहले इसी पे ज़रा बात कर लें। देखिए, हमारी जो भी तारीख़ रही है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब आप देखें कि लखनऊ दिल्ली दो बड़े जी, इनकी चकाचौंध में बहुत सारे तहजीबी इलाके नज़रअंदाज हुए, उनमें एक रामपुर भी है और एक भोपाल भी है। भोपाल, ठीक है। और दूसरी तरफ हैदराबाद दक्कन तो है ही, और उसकी तारीख भी अजीब व गरीब है। सो रामपुर का आपने बिल्कुल सही बात की है कि दाग को अच्छा हुआ कि वहाँ का जायका भी मिल गया और वो वहाँ रहे। नवाब कल्बे अली खां ने उनकी काफ़ी कहने चाहिए पजीराई की। अच्छा, और वो कल्बे अली खां का भी तारीख में एक रोल है कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत आला ज़ौक़ के आदमी थे, और गालिब के साथ भी उनका नवाब यूसुफ अली खां और कल्बे अली खां दोनों ने गालिब को वजीफा बांधा हुआ था। अच्छा, और फिर उसके साथ जिन रियासतों का जिक्र था, फिरोजपुर, झरका जी, अच्छा, रामपुर, तो ये सारा इलाके जो हैं ये इस परवरिश में मशहूर हैं। तो उसमें दाग को ये मौका मिलता है कि वो रामपुर की एक तरह से फ्लेवर को भी देखें और उसमें रहें, और उसके बाद फिर वो कहीं जाके हैदराबाद दक्कन जब जाते हैं तो वो एक अलग किस्सा है। तो क्या ये कि मैं यह आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम दाग की शायरी को देखते हैं तो इस शायरी को हम दबिस्तान दिल्ली में रखेंगे या दबिस्तान लखनऊ में रखेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल है, लेकिन फिर इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि क्या सौदा को हम लखनऊ के दबिस्तान में रखेंगे या दिल्ली में, क्योंकि उसकी भी जड़ें दोनों तरफ है। और फैज साहब सौदा के आशिक थे, बिल्कुल, और सौदा के 20 शेर फैज साहब के लिए मशले राह थे, खुद उन्होंने बताया। सो ये होता है कि एक जगह का अपना मिजाज होता है और उस मिजाज की झलक आती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे जो दबिस्तान है उनसे आप इन्फ्लुएंस ना हो। तो उन्हें इन्फ्लुएंस हुए, जैसे सौदा इन्फ्लुएंस हुआ, ऐसे जो है दाग इन्फ्लुएंस हुए लखनऊ की निशातिया शायरी से, या जो भी उसको आप मामला बंदी कहें, या जो भी आप रंगी मिजाजी कह दें, फारिगुल बाली कह दें, कुछ कह दें, तो यकीनन हुए। लेकिन उस पर वो तोहमत नहीं लगाई जा सकती जो हाल ही ने लखनऊ की शायरी पे लगाई, वो नहीं लगाई जा सकती। क्यों कि एक तो ज़बान बहुत मुसफ़्फ़ा है, एक तो लहजा मुहावरा बहुत रवां और बहुत एहसास से जुड़ा हुआ है, और दूसरा अपने वक्त के साथ भी शायरी जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम उसको इम्तिजाज कह सकते हैं कि दिल्ली के आखिरी ज़वाल के वक्त का इम्तिजाज लखनऊ के इम्तिजाज से के साथ। अगर मैं इसी रौ में फिर आपसे ये पूछूं कि शायरी का हर अहद व मिजाज बदला है, मज़ामीन नए आए हैं, जो बहुत ज़्यादा मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा ज़बान थी वो सहल हुई है, और अब आप असातिज़ा ये बतलाते हैं कि बेहतरीन शेर की तारीफ़ ये है कि वो नसर के करीब तरीन हो। हम आज भी देखते हैं कि आज के अहद का शायर भी जो है
वो जब ज़माने की बेसबाती का या माशरती नाहमवारी का मुकदमा रखता है तो वो कहीं ना कहीं मीर के लहजे में जाता है, वो कहीं ना कहीं गालिब को आवाज़ देता है। क्या हमें आज की उर्दू शायरी में कहीं दाग का पहलू नज़र आता है? बिल्कुल है। हमारे नौजवान जिस सहले मुमतना के इश्क में गिरफ्तार जी। हैं वो दाग ही तो है। तो इसमें तो कोई नहीं, आप अगर यूट्यूब के मुशायरे देखें तो बहुत ज़्यादा असर है दाग का। हमारा कोई भी दौर हो उस दौर में दाग जो है वो रेलेवेंट है। और एक बात, और जो बात हमें देखनी चाहिए वो ये है कि ये जो शायरी होती है जो कह रही है ये ज़ाहिरी है, उसके बातिन में कुछ और है। क्योंकि शायरी ऑलवेज मेटाफर होती है, ऑलवेज इस्तारा होती है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो बात पहली सतह पे दिखाई दे रही है यही आखिरी बात है, ऐसा नहीं होता। अब जो मीर का शेर है, जो इस जोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा, क्या ये इतना सादा शेर है? नहीं, हमने इसकी तशरीह ऊपर ऊपर से की कि मीर को इश्क हो गया और वो रातों को रोता था तो हम साए ने शिकायत की। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इस्तारा है इसमें, और वो इस्तारा है रियासतों के उजड़ने का, कि एक रियासत में अगर फसाद हुआ है या जवाल हुआ है तो दूसरी रियासत आराम से सो नहीं सकती। वो उसे मालूम हो जाता है कि अब बला हमारे घर आएगी। तो इसलिए मीर की शायरी को डिकोड इस तरह करें तो दाग की शायरी में भी जवाल के बेतहाशा इस्तारे हैं, मौजूद हैं, अगर आप उसको गौर से देखें, क्योंकि वो भी मेटाफर है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर ऊपर है वही मफहूम है। जो ये अंदाज है, महशर में भी किसी के उठाएंगे नाज हम, ऐसे न्याजमंद हैं ए बेनियाज हम। ये अब एक तो इसमें रियायत लफ्जी है जी, ज़बान का लुत्फ है जी। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इतनी सदाकत नहीं है, अब मैशर की भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और उसमें एक बंदे की हैसियत क्या होगी और बंदा किस शक्ल में वहाँ जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे हिजाब हैं। शेर में तो हिजाब होते हैं, और शेर अच्छा ही वो होता है जिसमें बात छुपाई जाए, जी, जाहिर न की जाए। जो जितना अच्छा बात छुपा सकता है अच्छा, वो ही उतना अच्छा शायर है। सो ये है इस तारे का हुस्न। तो मैं दाग को भी उससे अलग नहीं करता, ये भी सब मेटाफर है। अब उसमें ज़रा गौर करें तो उस तहजीब की बहुत सारे तजादात उसके अंदर मौजूद हैं। इस हवाले से अगर हम दाग को ये देखें कि जो ज़बान की सुथराई हुई है और जो ज़बान का मुहावरा तय हुआ है, उसमें इसीलिए दाग को उस्ताद की हैसियत मुस्तहकम है कि आने वाली शायरी इससे फैज़ उठाती रहेगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फ़ौरन मज़ामीन बदले हैं, माशरा वही है, वही दिल्ली है, उजड़ चुकी है और अब एक नए रंग में आबाद हो रही है। और इसके पहलू में अलीगढ़ का इलाका है जो अब कोई और ज़बान बोलने लगा है। अब वहाँ जो सर सैयद से बात शुरू होगी वो हाली के यहाँ आएगी और हम देखेंगे कि फिर जो अफसाना है उसकी जो शक्ल निकल रही है वो बिल्कुल ही सजाद हज़रत यल्दरम के यहाँ कोई और हो जाएगी। लेकिन इस बदलते हुए तहजीबी रंग और अदबी मंजरनामे में भी किसी भी सूरत दाग ये नया रंग लेने को तैयार नहीं है। जो दाग के 1905 में उनके इंतकाल के वक्त जो शायरी लिखी जा रही है वो सब की सब जो है उसका मौजू जो है वो रिफॉर्म्स हैं। चाहे वो हाली की शायरी आ रही है, चाहे वो इकबाल की आवाज़ आ रही है, उसमें रिफॉर्म का पहलू बहुत ज़रूरी है। या राशिदुल खैरी जो गुफ्तगू करे, ऐसी कोई बात दाग के यहाँ नहीं है। देखिए बात यह है कि ये जो ज़माना था, मैंने ट्रांजिशन कहा, ये जा रहा है अंग्रेज़ की उस तरक्की की तरफ जिसमें रेल आ रही है, जिसमें डाखाना आ रहा है। तो ये वो अपनी प्लानिंग पे चल रहा है। 1864 में अभी गालिब को भी शायद फौत नहीं भी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बन रहा है जी।
एचिसन कॉलेज उससे पहले बन रहा है। हम इन हकायक को क्यों नहीं देख रहे कि कॉलोनियल पीरियड अपनी पूरी ताकत के साथ नाफिज हो चुका है, और ये जो हमारी अदबी सरगर्मियां हैं ये बहुत कुछ हमारी शिकस्त की आईने हैं, और उसमें जो तालीमी निज़ाम वो लेके आ रहा है, जैसे मैंने कहा 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज और एचिसन पहले, तो वो क्यों आ रहा है कि उसको तारीख हमें बताती है कि वो अपना तालीमी निज़ाम ला रहा है, ठीक है। और तालीमी निज़ाम में उसने लाइटनर को भेजा, और लाइटनर ने आके पंजाब के अंदर तालीमी निसाब और सारी चीज़ें बनाई, और उसी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बुलाया। तो ये पूरी तारीख है। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि दाग को मालूम है कि आइसोलेटेड है इससे सब। उसको पता है कि उसकी तहजीब दम तोड़ चुकी है, वो उसका आखिरी इस्तारा है, आखिरी सितारा है, तो उसे मालूम है। अब उसके बाद शायरी ने तो बदलना था, शायरी तो उससे ज़रा पहले भी शायद बदल रही थी, यगाना और दूसरे लोग जो आ रहे थे, और ये ट्रांजिशन है जिसमें जवाल की ही निशानियां मिलेंगी। हसरत मोहानी मौजूद है आपके सामने जी बिल्कुल, और उसकी गज़ल कमाल ताकतवर गज़ल है। तो ये बात नहीं है कि उस जमाने में गज़ल जो थी वो दाग के बाद है नहीं, वो बहुत ताकतवर गज़ल तो थी, मजमून बदल रहा था, मजमून बदल रहा था, हसरत के यहाँ मज़ामीन बदले, तो ठीक है ना। तो और बात जो असल करने वाली है वो ये है कि अंग्रेज़ की कॉलोनाइज होने के बाद हमारी सोच भी कॉलोनाइज जी। उस कॉलोनाइज सोच की वजह से रिफॉर्म का आपने जिक्र किया, हमारे राइटर्स ने रिफॉर्म के उसी के बनाए हुए फार्मूले को चुन लिया और उसी पे काम शुरू कर दिया। तो वो मीनिंगफुल था, वो गोरे की नीयत थी कि वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। बागो बहार उसने मीर अमन से क्यों लिखवाई थी? ताकि उर्दू ज़बान से फ़ारसी के असरात निकले, अरबी के निकले। वो फ़ारसी को बैन करना चाहता था, वो अरबी को एक तरफ करना चाहता था, और बीच में से एक ऐसी ज़बान जो हिंदी और मकामी ज़बानों के तालमेल से लिंगुआ फ्रिंका बन जाए। तो ये इसमें वो कामयाब रहा। इसीलिए आप देखें कि उसी की इस सोच की वजह से पंजाबी ज़बान पीछे गई, उसकी सोच की वजह से बहुत सारी और ज़बानें हिंदुस्तान की पीछे गई, राजस्थान की इतनी ज़बानें थीं वो सारी पीछे गई। तो ये उसकी कोशिश, तो उसकी बेस के ऊपर तालीमी निज़ाम ने वज़ा होना था और वो हुआ। तो हम बहुत सारी चीज़ों में अगर डीकॉलोनाइज होना चाहते हैं तो उसमें एक तालीम भी है जिसे डीकॉलोनाइज होना चाहिए। तालीम कैसे डीकॉलोनाइज होगी ये तो असगर भाई बताएंगे, लेकिन उस बदलते हुए ज़माने में भी अहद गुज़िश्ता की आवाज़ दाग की क्या थी, हामिद खान साहब अब आप हमें बतलाएंगे कि वो लहजा क्या था, वो आहंग क्या था, वो तहज़ीब क्या थी। कौन सी गज़ल सुना रहे हैं? मैं पेश कर रहा हूँ जी। अब वो ये कह रहे हैं, मेरी मान चाहिए। ये कह रहे मेरी मान जाइए। अब वो ये कह रहे मेरी मान जाइए। अल्लाह तेरी शान के कुर्बान जाए। अब वो ये कह रहे मेरी मान जाइए। महफिल में किसने आपको दिल में
छुपा लिया। महफिल में किसने आपको दिल में छुपा लिया। इतनों में कौन चोर है पहचान जाए। अब वो ये कह रहे मेरी मान जाइए। अच्छी कही के गैर के घर तक जरा चलो। अच्छी कही के गैर के घर तक जरा चलो। मैं आपका नहीं हूँ निगहबान जाए। अब वो ये कह रहे मेरी मान जाइए। वो आज़मोदा प्यार तो है गड़बड़ी नहीं। वो आज़मोदा प्यार तो है गड़बड़ी नहीं। जो कुछ बताएता उसे मान जाइए। अब वो ये कह रहे मेरी मान जाइए। अल्लाह तेरी शान के कुर्बान जाए। ये कह रहे मेरी मान जाइए। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त मिर्ज़ा दाग़ दहलवी की शायरी, उनका अहद और उस अहद से जुड़े मसाइल और उसके नतीजे में जो नौआबादकारी निज़ाम बर सग़ीर पाक व हिंद में आया, जनाब असग़र नदीम सैयद उसकी बड़ी उम्दा तस्वीर पेश कर रहे हैं। और क्या अच्छी गायकी खान साहब हमें दाग़ की सुना रहे हैं। मैं बार बार बतला रहा हूँ कि ये नशिस्त जो है ये हमारे लिए इसलिए एक नेमत है कि मुद्दत बाद दाग़ की नई गज़लें ख़ास तौर पे रात गए की इस नशिस्त के लिए जनाब मुजाहिद साहब ने उनको कंपोज़ किया है और ख़ान साहब ने उन्हें अपनी ज़बान अता की है। असग़र भाई, आप बड़ी तफसील से ज़िक्र कर रहे थे जो नौआबादकारी निज़ाम आया, जिसने ज़बान को बदला, जिसने मिजाज को बदला, समाज को बदला, और हम देख रहे हैं कि एक गिरती हुई तहज़ीब जो है वो कैसे हाथ पांव मार रही है। इसी वक्त
खुद नौबादकार के अपने मोहल्ले में क्या चल रहा है। ज़रा इधर तो ये सूरत है, ज़रा ट्रेन पकड़ के, जहाज़ पकड़ के पानी का लंदन चले जाइए तो वहाँ पर भी एक बड़ा बागी लहजा जो इतना वाइल्ड है कि खुद ऑस्कर वाइल्ड है। बहुत अच्छा सवाल और टर्न ले लिया आपने। मैं चाहता था कि ये बात हो। देखो, अंग्रेज़ बहुत कमाल की सोच के साथ आया था। उसने 2-3 काम बड़े किए। हम पर उसने कर्टन डाला बाहर की दुनिया का। हमें मालूम ही नहीं है कि जेन आस्टन के नावल 18वीं सदी के आगाज में आ चुके हुए थे। प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और वगैरह वगैरह। हमें उसका पता नहीं है। गौर से सुनना। अदब की तारीख आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। फिल्म आ चुकी है जी। 1900 में फिल्म का मीडियम आ रहा है। बिल्कुल। 1910 और 20 में सुरियलिस्टिक टेक्निक 1920-22 में आ चुकी है। फ्रांस से सिनेमा निकला है, जर्मनी, रशिया, इटली, बर्तानिया, ये 5 मुल्कों का नेशनल सिनेमा इतना स्ट्रांग है। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में उसकी धमक भी नहीं है। 1931 तो उसने ऐसा कर्टन डाला है कि हम एजुकेट ही ना हो सके। रूसी अदब हो चुका है, लिखा जा चुका है, हम तक पहुंचा ही नहीं है। फ्रेंच लिटरेचर हम तक पहुंचा ही नहीं है। ये क्या प्लानिंग थी, इस पे आगे गौर करें। अगली बात करता हूं। तो उसने हमें महरूम रखा मुसव्वरी की उन तहरीकों से जो फ्रांस में पल रही थी। और फ्रांस में जो जदीद तहरीक सुरियलिस्टिक और एक्सप्रेशन की आई है, वो उनके मुसव्वरों ने लिखा है और मैंने पढ़ा है कि हमने ये तहरीक सुरियलिस्टिक बौदलेयर से ली है और मिलार्मे से ली है, जो 2 बहुत बड़े शायर हैं उस वक्त के। और उससे वो इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपनी मुसव्वरी को बदला। वैन गॉफ आया, मोने आया, फलां आया, एक दुनिया आबाद हो गई। हमें इसकी खबर ही नहीं है। अगली बात, वो ये टेक्निक लेके फिल्म को दे रहे हैं, हमें फिल्म का पता ही नहीं। अगली बात, अब ऑस्कर वाइल्ड पे आते हैं। तो अंग्रेज ने हमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना शुरू करना था। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ब्राउनिंग, शैले, एमिली ब्रोंटे, ये उसने हमें वो राइटर नहीं पढ़ाने थे जो हमें हमारे अंदर इनकलाब पैदा करें। ऑस्कर वाइल्ड का एक नॉवल है पोर्ट्रेट ऑफ डोरियन ग्रे। अच्छा, इस तरह वो बेसिकली वो प्ले राइट है और पोइट भी है। तो आपने सही कहा कि जो उसका लहजा है वो कोटेबल कोट्स हैं उसके पास। तो वो जिंदगी को जिस तरह देख रहा है, और फिर उसकी बायोग्राफी अगर देखें तो वो कह रहा है कि मैं किससे मुतासिर हूँ। 2 बड़े नाम ऐसे हैं, विक्टर ह्यूगो जो लॉ मिजरेबल लिख रहा है, हंचबैक ऑफ नोटर डेम लिख रहा है, और दूसरा टॉलस्टॉय। दोनों हिस्ट्री के बड़े नॉवलिस्ट हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑस्कर वाइल्ड या उसके दौर में जो कुछ हो रहा, फिर हमें तो रेनेसां का भी बाद में पता चला, जो गोरे के जाने के बाद समझ में आता है। और गोरे ने जाना कब था? वो तो दूसरी जंग अजीब ने तबाही फेर दी, वरना तो उसने नहीं जाना था। सो मैं सम अप करता हूं कि ऑस्कर वाइल्ड या उसके कंटेम्परेरीज जो काम कर रहे थे, लंदन एक बड़ी तहजीब का मरकज था। और उसके साथ ना भूलें, फ्रांस बहुत बड़ा नॉवलिस्ट पैदा कर चुका था, जैसे विक्टर ह्यूगो का मैंने, सार्थर करीब करीब उसी ज़माने में आ रहा है। और इधर जर्मनी में काफ्का और दूसरे लोग जो बड़े लोग हैं, वो ब्रेख्त आ रहा है। ये चीज़ें इनका हमें पता ही नहीं है। सो हमारी तालीम उतनी थी जितनी गोरे ने हमें दी। लेकिन ऑस्कर ऐसा अपनी वो जितनी तहजीबी रिवायत का वो अमीन है कि जिसमें वो ये देख रहा है कि कैसे कैसे बड़े पेंटर्स, कैसे कैसे बड़े कंपोजर्स, कैसे कैसे बड़े राइटर्स, प्ले राइट जो हैं वो यूरोप के मंजरनामे पे आ चुके हैं, जिसने फ़ाइन आर्ट्स को किसी की कुछ शक्ल दी है। लेकिन सलोमी के जो उसका नावल है, उसके पेश लफ्ज़ में वो एक जुमला लिखता है, ऑल फाइन आर्ट्स आर यूजलेस, सारा फ़नून लतीफ़ा बेकार है। और जब वो ऑक्सफोर्ड के एक स्टूडेंट ने उसे ख़त लिखा, उससे पूछा कि ये आपने क्या बात कही है, तो उसने कहा कि ये
बेकार हैं अगर ये मकसदियत से खाली हैं। अगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया हैं तो ये तुम्हें सुला रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत पहले कह चुका है कि ये फ़नून लतीफ़ा अगर ना होते तो हम सच्चाई का सामना करते करते मर जाते। सो बेसिकली वो ये कहता है ये पर्दा है, कैथारसिस की जी, बात कर रहा जी। है। एक्चुअली ये है कि ऑस्कर वाइल्ड ने जो बातें की हैं, मैंने बताया ना कि कोट्स हैं, जी। बहुत आला कोट्स हैं। और सच्ची जो बात ये है कि यूरोप तो बेदार हो चुका था, और यूरोप तो जैसे आपने कहा कि मुसव्वरी में, मौसीकी में, लिटरेचर में, थिएटर, ये चार चीज़ें हैं, थिएटर, लिटरेचर, म्यूज़िक, मुसव्वरी और डांस भी। इन सब चीज़ों में यूरोप, या आप ऑस्कर वाइल्ड की बात कर रहे हैं, मैं या अपनी ऑस्कर वाइल्ड के ज़माने की बात या कर रहा हूं। अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि थिएटर, ड्रामा, लेकिन ये नॉवेल, था, ऑस्कर वाइल्ड तो थिएटर का ही बंदा है। तो इस बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारे जुड़े हुए थे, और इन सबको की ग्रोथ एक तरह से है, और इस ग्रोथ के साथ फलसफे की ग्रोथ भी है, हिस्ट्री की ग्रोथ भी है, ज्योग्राफी की ग्रोथ भी है। तो वो तो अलूम में इस तरीके से इनिशिएट कर चुके थे और बहुत आगे तक जा चुके थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑस्कर वाइल्ड ने जो बात की है, मतलब की कि कहानी वो है जो सोच विचार पे मजबूर करे, वरना वो नहीं है। सो ये हमारे फन का, अदब का ये बड़ा बुनियादी नुक्ता रहा है, और इसी नुक्ते की बुनियाद पे दुनिया की फिल्म डेवलप हुई। एक फिल्म ऐसी नहीं है जो सोचने पे मजबूर ना करे। तो आर्ट और फनून लतीफ़ा इसी बुनियाद पे जो है वो प्रमोट हुआ है। एक नाइटिंगेल है ऑस्कर वाइल्ड की कहानी, शॉर्ट स्टोरी। एक हैप्पी प्रिंस है, वो जो चिड़िया मुजस्मे से एक एक हीरा निकाल के किसी ना किसी के घर पे पहुंचा देती है, और लोग उसी मुजस्मे को उखाड़ के फेंक देते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑस्कर उस अहद में है जिसे आप ये कह रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ऑल इज़ वेल इफ़ द वेस्ट इज़ वेल, कि वहाँ तो तहजीब है, वहाँ लोग लिख रहे हैं। लेकिन ख़ुद ऑस्कर को उसके ड्रामे सुलोमी की इजाज़त थिएटर में नहीं मिली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चर्च के ख़िलाफ़ कोई बात हो। तो वो तो बहुत सारे और भी हैं। चर्च का तो होल्ड है जी। चर्च ने तो फिल्मों को रोकने की कोशिश की, ये बात सही की है आपने। तो चर्च का होल्ड तो 18वीं सदी 19वीं सदी में बहुत डोमिनेटिंग है। फिल्म का मीडियम तबाह हो जाता है अगर खुद सेल्फ सेंसर के साथ डायरेक्टर काम ना लेते। उन्होंने लिखा है कि इससे पहले कि चर्च हम पे आए, हम खुद अपनी इस्लाह कर लें। ये जुमला है बहुत बड़े फिल्म मेकर्स का, मैं जो तारीख पढ़ाता हूँ उसमें ये जुमला आता है। खैर, तो बात सारी ये है कि उस वक्त के पीरियड्स भी कोई इतने अच्छे पीरियड्स नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड भी इस्म बा मुसम्मा है, जी जी, उसकी वाइल्ड लाइफ है। जी जी, वो 2 साल कोई जेल सीधी है। लाइफ नहीं है, जेल में भी रहा है जी। तो ये जैसे गालिब इस्म बा मुसम्मा है, तो वाइल्ड भी इस्म जी बिल्कुल। तो ये होता है, ये वो क्रेजी भी है, बहुत सारी जगहों पे क्रेजी है, और बहुत सारी जगहों पे वो बहुत विजडम के साथ मीडियम को होल्ड कर रहा है। तो मीडियम पे उसकी कमांड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो उसकी शायरी देखें ऑस्कर वाइल्ड की, तो मोहब्बत का इस्तारा ऐसा है जो बड़ा डोमिनेटिंग है। वो उस पूरे बरतानिया की शेरी रिवायत में मोहब्बत है, कीट्स से लेकर ब्राउनिंग, शेले, क्यों कि उसकी आबो हवा, उसके मौसम, उसकी खूबसूरतियाँ, वो सब रोमांटिसिज्म, बायरन से लेकर आप कहीं भी चले जाएं तो वो तो उसको विरसे में मिली है। सो इसलिए उसमें तो कोई कलाम ही नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड की शायरी, उसके जो अदबी जद्दोजहद है और उसका जो अहद है, उसका कोई तकाबुल नहीं है मिर्ज़ा दाग देहलवी से। माँ सिवाय इसके नहीं है, माँ सिवाय ज़माना एक है, तो माँ सिवाय इसके कि मोहब्बत दोनों का मौजू है। तो ये मोहब्बत तो दुनिया के हर आर्ट में है, हर आर्ट का मौजू मोहब्बत है, इसमें तो कोई बहस नहीं ना। क्योंकि दुनिया का कोई कोना हो, कोई ज़बान हो, इंसान उसका महवर है, और इंसान अगर महवर है तो फिर मोहब्बत उसका एक बुनियादी रिश्ता है, और बुनियादी उसका जौहर है ज़िंदगी का। और अगर आज का आर्ट, है अगर आज का आर्ट मोहब्बत को परवान नहीं चढ़ा रहा और बाजार को परवान चढ़ा रहा है, अगर आज का आर्ट बाहमी एहतराम को फ़रोग़ नहीं दे रहा,
बल्कि वो इंतशार को फ़रोग़ दे रहा है, तो क्या हम आज इसको आर्ट की, लिटरेचर की, अदब की तारीफ़ में रखेंगे? नहीं, जैसे कोई और नाम? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा लिटरेचर या ऐसा आर्ट जो इंतशार फैलाए वो काबिल कबूल है ही नहीं, बल्कि वो लिटरेचर या आर्ट के लेवल पे ही नहीं है, वो उससे गिरा हुआ है। आर्ट की एस्थेटिक होती है, जमालियात होती है। ये तो हो नहीं सकता ना कि आपका एक शेर हो और वो जमालियात से आ रही हो। तो कोई चीज़ जब जमालियात से गिरेगी तो आर्ट रहेगी नहीं। तो ऐसा तो कोई आर्ट प्रमोट हो ही नहीं रहा जहाँ तक मेरा नॉलेज है। शायरी हो हमारी, नावल हो हमारा, हमारी मुसव्वरी हो हमारी, सारे मीडियम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें कोई ऐसा पहलू नहीं है। होगा तो वो अज़हर भाई, ये बात मैंने इसलिए की कि आपका एक बहुत गालिब पहलू ड्रामा निगार का है। अगर कहानी कहते रहो ताकि लोग सोचने पे मजबूर हों, और ड्रामा एक कहानी है, अगर वो कहानी सोचने पे मजबूर नहीं कर रही, वो नहीं है। मैंने साफ तो आज का ड्रामा नहीं है। अगर वो इस तरह का है, अगर वो आपकी घरेलू जिंदगी में मुदाखलत कर रहा है तो आर्ट नहीं है। इसी वजह से आजकल आप ड्रामा नहीं लिखते? मैं उसकी और भी वजूहत है कि मुझे डायरेक्टर अच्छा दे दे मैं लिख दूंगा, मुझे अच्छा माहौल दे दे मैं लिख दूंगा, अच्छा चैनल दे दें जो उसको चला दे मैं लिख दूंगा। सिंपल। ख़वातीन और हज़रात, दाग ने अपनी तहजीब जो मिट चुकी थी उससे जुड़े रहने का अलम उठाया। मिर्ज़ा दाग देहलवी की शायरी एक अहद की शायरी है, वो ज़माने का इस्तारा है, वो इस्तारा जो तहजीब का इस्तारा है, जो बाहमी लिहाज व मुरव्वत व मोहब्बत का इस्तारा है। और अगर अदब मोहब्बत से खाली हो जाए तो वह अदब नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका भाई बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि रात गए में लिटरेचर को लाते हैं, क्योंकि और कोई चैनल लिटरेचर नहीं दिखा रहा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि पीटीवी लाहौर ने, और जो कि मेरा अपना पीटीवी है, तो और आप के साथ एक नशिस्त का होना, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने अच्छे ज़मानों को याद किया। बहुत नवाजिश। खान साहब, महफिल का अख्तिताम आपकी खुश आवाज़ी। हाँ जी, मैं पेश कर रहा हूँ, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। वाह, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। तू जो ऐ जुल्फ परेशान रहा करती है, तू जो ऐ जुल्फ परेशान रहा करती है, किसके उजड़
ठिकाना तेरा, ले चला जान मेरे रूठ के जाना तेरा। बज़्म दुश्मन से तुझे कौन उठा सकता है, बज़्म दुश्मन से तुझे कौन उठा सकता है, एक कयामत का उठाना है, उठाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। अपनी आँखों में अभी कौंध गई बिजली सी, अपनी आँखों में अभी कौंध गई बिजली सी, हम न समझे ये आना है कि जाना तेरा, ले चला जान मेरे रूठ के जाना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा।